हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ यति क्लासेस। मैं अविनाश त्यागी आप सभी का एक बार वापस से हमारी आईआईटी जेईई एडवांस 2021 रिजल्ट्स की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। तो आज जो कैंडिडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो एक बहुत ही होनहार, बहुत ही डेडिकेटेड और मेरे हृदय में एक विशेष स्थान रखने वाला बालक है, विराज सिंह कालरा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक विशेष स्थान रखने वाला बालक है, उसके लिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी जर्नी की श्रृंखलाएं, कुछ झलकियाँ आपको दिखाता हूँ, तो आपको भी समझ में आएगा कि क्यों मैं इसे एक विशेष स्थान रखने वाले बालक के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बच्चों, विराज ने 9th क्लास में हमारे यहाँ ज्वाइन किया। 9th 10th 11th 12 4 साल इसने आईआईटी की तैयारी की और आईआईटी अब एडवांस क्लियर भी किया। आईआईटी के साथ साथ बिट्स में भी इसके 296 मार्क्स आए थे। 150 अराउंड कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो बिट्स पिलानी, दैट इज़ इन प्राइवेट सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, वो भी इसने क्लियर किया है। अभी इसकी जर्नी के अगर कुछ श्रृंखलाओं की बात करूं, कुछ दृश्यों की बात करूं, तो 9th क्लास में बच्चों हम तैयारी कराते हैं जैसे कुछ ओलंपियाड्स की, जो आजकल IOQM के नाम से जाना जाता है, उस समय प्री RMO के नाम से हुआ करता था। तो प्री RMO ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मतलब हम इनिशियल स्टेजेस में हम मानते हैं कि स्टेट से जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है कि वो इन्हें देता है और निकालता है। तो विराज एक ऐसा बच्चा रहा है अपने थ्रू आउट स्टडीज़ जिस पर कि हमें राय कि यार ये बच्चा निकाल लेगा, मतलब ये बच्चे निकाल लेंगे। ये वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स रहा है, पर किसी कारणवश इसका 9th में नहीं हो पाया। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जब वो कहीं असफलताएं उन्हें घेरती हैं तो वो निराश होकर चीज़ों को छोड़ देते हैं, पर विराज उन बालकों में से नहीं रहा। अब जहाँ पर उसका एक बार ये चीज़ इसके पूरे ग्राफ के दौरान हम कई बार हमने देखा कि कहीं कहीं जगहों पर ये नीचे गिरा या किसी भी कारणवश, पर वो जब वापस इमर्ज हुआ तो उसके बाद वो बहुत बुलंदियों की तरह इमर्ज हुआ। फिर 9th में इसका प्री RMO क्लियर नहीं हुआ तो 10th में, जहाँ 10th में बच्चा सिर्फ बोर्ड के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है, वहाँ पर इसने प्री RMO देन सेकेंड स्टेज RMO भी क्लियर की और INMO इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड तक इसने अपीयर किया, जो कि बहुत ही रेयर श्रृंखलाओं में होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि प्री RMO मैथमेटिक्स ओलंपियाड है जिसमें थ्रू आउट द स्टेट कुछ ही गिने चुने बालक सेलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज RMO होती है, फिर उसमें से भी 5-5 स्टूडेंट हर स्टेट में से अराउंड ऐसे कुछ सेलेक्ट होते हैं, देन वो INMO में अपीयर करते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। और ऐसी चीज़ें, और एक समय वो भी आया बच्चों कि जहाँ पर मेंस का जब एग्ज़ाम होने वाला था, फ़ैब में जो पहला एग्ज़ाम था, तो जनवरी में कहीं ना कहीं ये ऐसे कुछ हो जाता है ये तैयारी में कि भाई हम ऐसे थॉट्स के संपर्क में होते हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि यार आईआईटी की तैयारी के दौरान यार पता नहीं मुझसे बन पाएगा कि नहीं होगा, मैं सवाल बना पाऊंगा कि नहीं होगा, या मेरा तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे थॉट्स में चला गया, तो जहाँ पर बिल्कुल डिप्रेशन वाली स्टेट, जहाँ पर एक जगह इसने अपने माता पिता को ये भी कह दिया कि भाई हमारा तो प्राइवेट कॉलेजेस में ही करा दो, मुझसे तो मेंस वगैरह नहीं होने वाला है। ये वही बच्चा है जिसने मार्च अटेम्प्ट ऑफ मेंस में 99.3 परसेंटाइल गेन किए बच्चों। अब यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कि जनवरी में जस्ट 2 महीने पहले जो बच्चा ये हालत में रहा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे सवाल नहीं बन रहे हैं, मैं पता नहीं इसके काबिल हूँ भी कि नहीं, मुझे तो किसी प्राइवेट कॉलेज में करा दो, और वही बच्चा जब मार्च में 99.3 परसेंटाइल लेकर आता है तो उसे क्या कहते हैं? ये मेरे ख्याल से इस संज्ञा के लिए बाजीगर शब्द प्रयोग किया जाता है। बाजीगर जानते हो, जो हारी बाजी को जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। तो बच्चों, बाजीगर कहें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल सेम परफेक्ट वर्ड इसके लिए उपयोग में आएगा। तो विराज, मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। तो विराज के लिए जैसे ये जो बातें मैंने बताई, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट जो है कि भाई जब जनवरी का समय आ रहा था, जैसे जैसे मेंस बहुत समीप आ रहा था, और उस समय ये जो जिस फीलिंग में था, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, शायद इस पर प्रकाश ये ज़्यादा अच्छा डालेगा। और ये फीलिंग ऐसी है जो काफ़ी बच्चों को घेरती है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो विराज, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि भाई आपकी, जैसे मैं यूँ कहूँ कि दो ऐसी जोन्स हैं इस पूरी तैयारी के दौरान
जबकि हम एक बार ऐसा लगा कि यार मेरे आसपास वाले प्री आरएमओ में क्लियर हो गए, है ना, तो उस समय आपके मन में चलने वाली फीलिंग और उससे आप कैसे उभरे, वो चीज़ें पूरा थोड़ा दृष्टांत डालिए। और ये दूसरी फीलिंग इस पर भी, मीन्स वाली भी। जब मेरा पहली बार प्री आरएमओ क्लियर नहीं हुआ था तो सर ने मेरे को बस ये इतना ही बताया था कि अपने कर्म करते जाओ और फल की चेष्टा मत करिए कि फल उस टाइम पे भी मिल सकता है और बाद में भी मिल सकता है। तो बस उसी बात को लेकर 9th में जब मेरा प्री आरएमओ नहीं हुआ तो मैं बस जो भी मटेरियल होता है उसका सॉल्व करता गया, जो डाउट्स आते हैं वो सर से पूछता गया, और फिर इसके बाद प्री आरएमओ क्लियर हुआ, फिर आरएमओ क्लियर हुआ। ऐसे ही जब जनवरी के टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी हमने एक, तो टेस्ट सीरीज़ में मेरे मतलब बहुत ही कम स्कोर आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मीन्स क्वालीफाई हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे फिर मैं सर के पास गया, सर ने मेरे को वही बात वापस से दोहराई, याद दिलाया मेरे को, और फिर उसके बाद वापस से लग गया। तो मेरा फेबररी वाला तो इतना अच्छा नहीं गया था, अटैम्प्ट 95 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी। उसके जस्ट 15 डेज़ बाद मेरा मार्च वाला अटैम्प्ट था। तो 15 डेज़ के गैप में मैंने जो भी फेबररी वाले पेपर में जो भी पेपर्स थे सारे, वो मैंने सारे सॉल्व करे वापस से, और जो मेरी गलतियां थी उन्हें वापस करा, सॉल्व किया। और जो जहाँ मेरे नेगेटिव मार्क्स हो रहे थे, मेरे नेगेटिव मार्क्स बहुत ज़्यादा जा रहे थे फेबररी वाले में, तो कम से कम नेगेटिव रखने का मैंने ट्राई किया, और मार्च में फिर मैंने वो स्कोर लिया। बहुत बढ़िया विराज। तो ये चीज़ें बच्चों हम सभी की लाइफ में, और प्रिपरेशन में सिर्फ यूँ नहीं कह रहा कि सिर्फ प्रिपरेशन के दौरान, प्रिपरेशन तो लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ तो अभी बहुत बड़ी है, उसमें भी आप ये चीज़ें फेस करेंगे। तो वहाँ पर भी आप उन चीज़ों से जब आप गिरेंगे तो आप किस तरीके से उभरेंगे, वही तो आपको विनर बनाएगा। गिरेंगे तो आप पक्का, ऐसा कोई भी विनर नहीं है पूरी दुनिया में जो कभी गिरा ना हो, जो गिरा है वही नीचे से ऊपर उठा भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब बातों से कहीं ना कहीं आप भी प्रेरणा लेंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे भी बढ़ाएंगे। तो विराज, अब वही एक दो कॉमन सवाल जो मैं लगभग अपने सभी बच्चों से पूछ भी रहा हूँ। एक तो ये बताओ कि पूरी स्टडीज़ के दौरान, मैं इस चीज़ को बहुत हमेशा पॉइंट आउट कर रहा हूँ अपनी इन श्रृंखलाओं में, रिवीजन के बारे में आप क्या समझते हैं? मतलब कि कई बार बच्चा सिर्फ पढ़ता है कि भाई पढ़ लिया, और कि रिवीजन तो चलो टेस्ट के दौरान हो जाएगा या बाद में कभी हो जाएगा। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि भाई रिवीजन इंपॉर्टेंट है? क्या रेगुलर रिवीजन होना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आप क्या किया करते थे अपनी तैयारी के दौरान? सर रिवीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मेनली रिवीजन हमें अपने पहले नोट से करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, उसमें हमने जो अपनी लैंग्वेज में लिखा होता है उससे बेटर एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता हमें। तो सबसे पहले तो नोट्स ही इतने अच्छे बनाने चाहिए जिससे हम बाद में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद जिससे हम रेफर कर सके, तो हमें सारा एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए जो हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद हमने रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन तो मतलब आज अगर सुबह सर ने क्लास ली है तो शाम को या रात तक हमें अपना पूरा रिवाइज करके अगले दिन हमें वापस क्लास में बैठना चाहिए, क्योंकि सारा हर एक क्लास कनेक्टेड होती है एक से। ऐसा नहीं कर सकती कि मान लो कि तुम्हें पहला क्लास समझ नहीं आया तो दूसरा क्लास तुम्हें समझ आ जाएगा, पर वो 100% वाला समझ नहीं आएगा। तो रिवीजन करना तो बहुत ज़रूरी होता है। और फिर मैंने सर टेस्ट के थ्रू भी काफ़ी रिवीजन करा, मतलब जब हमारे एंड का टाइम चल रहा था तो टेस्ट में जो सिलेबस आ रहे थे, जो चैप्टर्स आ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टारगेट सेट किया था डे टू डे का, और उसके थ्रू मैंने रिवीजन करा था अपना। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और विराज, जैसा कि विराज ने अभी कहा कि भाई फैब अटैम्प्ट जब इन्होंने दिया तो फैब अटैम्प्ट में इनकी 95 परसेंटाइल बनी। तो फिर उसके बाद जस्ट 15 दिन बाद जब इन्होंने अगला अटैम्प्ट दिया तो 99.3 परसेंटाइल बनी। तो 15 दिन में ऐसा क्या चमत्कार घटा कि ये 95 से 99.3 हो गई? सर बस चमत्कार कुछ नहीं, मुझे पता चल गया था। मेरे असल में पापा ने बहुत हेल्प करी थी। पापा ने मेरे को ये बताया था जब क्लियर हमारा सॉल्यूशन देखे थे कि नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही थी, तो नेगेटिव मार्किंग कारण जितना मेरा स्कोर आ रहा था उसका मतलब काफ़ी कट होके मार्क्स आ रहे थे। तो मैंने अपनी नेगेटिव मार्किंग कम से कम मैंने ट्राई करना के करा कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग होए, और बस उतना ही करा है मैंने। वो पुराने जो मेरे फेवरेट अटैम्प्ट के पेपर्स थे, काफ़ी सारे पेपर, 6 पेपर्स होते हैं, तो 6 पेपर्स को मैंने एज अ मॉक टेस्ट दिया, और फिर अपना जब स्कोर देखा तो मेरा मतलब अच्छा स्कोर जा रहा था, जितना मैंने फेब में दिया था उससे तो बहुत ऊपर स्कोर जा रहा था। तो मुझे इतना पता चल गया था कि प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं है, एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। अरे वाह, शाबाश। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक बार यहाँ पर सभी गार्जियंस को, पेरेंट्स को भी एक चीज़ ये कहता हूँ, कई बार मोस्टली ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे को एक कोचिंग में एडमिशन दिला देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं कि यार अब बच्चा जाने और टीचर जाने।
एक्चुअली मैं सभी से कहता हूँ कि ये एक ट्रायंगल होता है, स्टूडेंट का, टीचर का और पेरेंट का। और उस ट्रायंगल के अंदर से रिजल्ट तभी बहुत निखर के आता है जब ये ट्रायंगल संपूर्ण होता है। मतलब सिर्फ यूं मान लेना कि बच्चा कोचिंग जा रहा है या ट्यूशन जा रहा है, जहाँ पे भी जा रहा है, बस अब बच्चे की जिम्मेदारी और टीचर की जिम्मेदारी। मतलब मैंने कई बार पेरेंट्स को अपने से बात करते हुए ये कहते हुए सुना है कि देखिए सर, हमारी तो जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है कि भाई हमने फ़ीस दे देनी है, तो फीस दे दी। तो नहीं, सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं होती। जैसा अभी विराज ने बताया कि भाई 95 परसेंटाइल के बाद कि इसके पापा ने इसकी बहुत हेल्प करी, भाई एनालाइज करी कि बच्चे तेरी गलती कहाँ है। क्योंकि आप कोचिंग में हर समय नहीं हो सकते बच्चा, लेकिन माता पिता के साथ हर समय हो सकता है। तो वहाँ पर अगर माता पिता एक बार बच्चे के साथ लेकर बैठें कि भाई यार बेटा तेरा काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक बार उससे डेली अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर रखें कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या, कुछ आ रही है क्या। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कई बार कम्युनिकेशंस में डायरेक्टली नहीं आ पाती, लेकिन अगर आप उनसे डेली कम्युनिकेट करते हैं तो इट विल बी मैटर अ लॉट इन द एंड। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही एक सवाल जो हर एक बच्चे की अलग अलग रणनीति को दर्शाता है। हम सभी मेंस या एडवांस का पेपर देने जाते हैं तो बिल्कुल पेपर एक ऐसा होता है जैसे हम किसी युद्ध में जा रहे हैं, और युद्ध में सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन करना ही आपको विजय नहीं दिलाता। उसमें एक प्रॉपर रणनीति, किस रणनीति से आप जा रहे हैं, वो भी चीज़ बहुत मायने रखती है। तो यही चीज़ में हर एक बच्चे की, चूँकि हर एक बच्चे की अलग अलग रणनीति होती है, तो वो हम यहाँ पर हर बच्चे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि विराज, आपकी क्या रणनीति थी मेंस या एडवांस देते समय? सर मेंस में तो मेरा ऐसा था कि सबसे पहले मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था। ये सब मेरे को ये कहते हैं टेस्ट के थ्रू ये हुआ है एनालाइज करते हुए कि केमिस्ट्री जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है 40 मिनट्स में, जिससे कि फिर फिजिक्स, असल में केमिस्ट्री ऐसा है कि अगर तुम्हें आता है क्वेश्चन तो तुम कर दोगे, नहीं आता फैक्ट बेस्ड तो नहीं हो पाएगा वो। फिजिक्स में इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन आते हैं में सोचना पड़ सकता है, तो उसमें हम टाइम थोड़ा दे सकते हैं एक्स्ट्रा। तो केमिस्ट्री तो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करता था। उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे फिजिक्स किया करता था। फिजिक्स भी 1 आवर में हो जाती थी। उसके बाद जितने मिलते थे, जितना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा मैथ्स के लिए उतना बेटर है, क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंदी आता है और थोड़ा सा कुछ सवाल ट्रिकी भी होते हैं उसके अंदर। तो मैक्सिमम टाइम मैं मैथ्स को डिवोट किया करता था। अच्छा, जब तुम पेपर करने गए थे मेंस का, तो लगभग कुछ माइंड में कुछ नंबरिंग थी कि भाई मैं लगभग इतने इतने क्वेश्चन करूँगा, या फिर यूँ सोच के गए थे कि भाई वहीं जाकर देखेंगे कितने बन रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैंने सोच रखा था कि मतलब 25 क्वेश्चन होते हैं, 30 होते हैं, उसमें से हमें 10 तो हमारे इंटीजर बेस होते हैं, तो 5 ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने ये सोच रखा था कि मेरे को पहले किसी हालत में 180 तो नहीं करना स्कोर, क्योंकि 180 अप्रॉक्स आज के टाइम पे 99% 180 पे नहीं बनती, पर 180 एक सेफ स्कोर लेके चला था मैं। तो थोड़े थोड़े सारे सेक्शन में से 180 स्कोर करने के लिए मैंने जैसे केमिस्ट्री में उठाया कि 20 में से 10 में से पहले मेरे को 5 या 6 क्वेश्चन करने हैं, फिर अगले 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे मैंने तीनों सब्जेक्ट में करे थे। और 180 जब एक बार स्कोर हो गया, फिर जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते रहोगे उतनी तुम्हारी रैंक इंप्रूव होती रहेगी। तो मैंने ये सोच के किया था कि पहले कम से कम 180 मार्क्स तो मेरे सिक्योर हो जाए मीन्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो और एडवांस में आपकी क्या रणनीति थी? सर एडवांस में मेरा ये था कि सबसे पहले मैंने फिजिक्स किया ट्राई, क्योंकि फिजिक्स मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हुआ करता है। तो फिजिक्स पहले करने के बाद फिर मैंने केमिस्ट्री किया, और मैं राउंड वाइज पेपर किया करता था एडवांस में कि पहले एक राउंड में जितने क्वेश्चन बन जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री फिर मैथ्स, फिर जितने हो गए कर लिए, फिर सेकंड राउंड वापस से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और फिर फर्स्ट राउंड के बाद मैं रिव्यू कर दिया करता था। आप ऑप्शन आता है रिव्यू करने का कि तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि अगली बार तुम फिर वापस से पूरा क्वेश्चन ना पढ़ो, जो तुमने रिव्यू कर रखे कि तुमसे हो जाएंगे वो क्वेश्चंस, बस उन्हीं क्वेश्चन पे फिर सेकंड राउंड पे तुम क्लिक करो। तो मैं रिव्यू करके राउंड वाइज पेपर क्या करता था एडवांस का। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा विराज, फिर वही एक कॉमन सा सवाल, चूँकि तुम भी हमारे 9th क्लास से छात्र रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई 9 से प्रिपेयर करना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहा? बाकी अपने जो बच्चे हैं दूसरे जो तैयारी करने के लिए अभी धीरे धीरे आगे आएंगे, तो उन सभी के लिए क्या सलाह है? सर 9 से करना तो काफ़ी मस्ट है, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको फीलिंग डेवलप करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ के लिए जैसे फिर 9th में सबसे पहले हमें मैकेनिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए अपनी। मैकेनिक्स हो गया, केमिस्ट्री में हमें मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैथ्स में हमें बेसिक ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, ग्राफ प्लॉटिंग करनी आ जानी चाहिए हमें।
तो ये बेसिक हमें आना चाहिए, जिससे हमें फिर जब 11th में आए तो हमें कुछ बेसिक में हमारे अटके ना, जिससे हम ये ना हो कि हमारे कॉन्सेप्ट वीक हो तो हम अच्छे क्वेश्चन कर ही ना पाए। तो हमारे 9th-10th में हमें ऐसा करना है कि मतलब जो हमारे प्री रिक्विजिट है वो सारा हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए एकदम। शाबाश, वेरी गुड। तो ये आपने सुना विराज सिंह कालरा को बच्चों, जो कि एक बहुत ही अगेन इम्पॉर्टेंट सेशन होगा आप सभी बच्चों के लिए। मुझे उम्मीद है कि हम जितने भी सेशंस हम ये कर रहे हैं वो सभी सेशंस आप सभी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो इसी संवाद के साथ मैं अब यहाँ से विदा लेना चाहूँगा इस सेशन से। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर विराज। उम्मीद है कि आप इसी तरीके से सफल होते रहेंगे और समय मिलता रहेगा तो हम और भी सेशंस ऐसे कुछ ना कुछ लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर समाप्त करते हैं यहीं पर।